हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रेट ज़ीरो। स्ट्रेट ज़ीरो के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति के बारे में। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश की भील जनजाति और मध्य प्रदेश की जनजाति के बारे में एक स्पेशल वीडियो बना के रखा है, तो उसको भी आप पहले वॉच कर सकते हो। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो गोंड जनजाति है ये मध्य प्रदेश की सेकंड लार्जेस्ट टॉप जनजाति है, जो कि आपकी मध्य प्रदेश के जो पूरब वाला जो क्षेत्र है उसके नीचे अवस्थित आपको कोरकू, बेगा, गोंड जैसी जनजातियां आपको देखने को मिलेंगी, जो कि काफ़ी मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण और एक स्पेशल स्टेटस कैटेगराइज जनजातियों में से एक आती है। तो हम इसके बारे में एक ब्रीफली डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इनके कैसे किस प्रकार के ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं, किस प्रकार का इनका कल्चर है, किस प्रकार की इनकी सोसाइटी है और उस सोसाइटी में किस तरीके से इनका सर्वाइवेशन रहता है। तो आप इस इमेज में यहाँ पे स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि एमपी इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब इन मध्य प्रदेश। उसके बाद दोस्तों, जो गोंड शब्द की उत्पत्ति है वो कोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पर्वत। यानी कोंड शब्द का अर्थ पर्वत होता है। वो पर्वत पर घूमने फिरने वाले लोग अधिकतर इसी गोंड जनजाति के अंतर्गत आते हैं, या पर्वत पर निवास करने वाले लोग गोंड जनजाति के अंतर्गत आते हैं, ऐसा इन लोगों का मानना है। उसके बाद दोस्तों, गोंड जनजाति में आपको जनरली जो एक कुछ रूट्स मिलेंगे जिसे हम द्रविडियन रूट्स कहते हैं। द्रविडियन रूट्स जो कि एक गोंड जनजाति का प्रमुख हम कह सकते हैं कि रिलीजन है, एक धर्म है, एक उनकी मानने वाली जो आस्था है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इनका पहनावा है कि किस तरीके से ये लोग मोर के पंख और सब सारी चीज़ें पहनते हैं। इनकी जो लेडीज़ हैं उनका कल्चर कैसा होता है और अपने स्टेटस को, अपनी कैटेगरी को ये उस बेस पर बरकरार रखते हैं। दोस्तों, जनरली इनका अगर ज्योग्राफिकल एक सेटलमेंट देखें तो आपको इनका जो स्टेटस मिलेगा द बैंक ऑफ नर्मदा, यानी ज़्यादातर ये लोग नर्मदा नदी के तट पर ही रहने वाले, या ज़्यादातर इनकी जो प्रजाति है वो नर्मदा नदी के तट पर ही रहती है, क्योंकि ये नर्मदा नदी को अपना आराध्य मानते हैं, अपना एक देवी, एक जल की देवी मानते हैं, इस दिस नर्मदा। तो इनका जो सेटलमेंट है, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको बैंक ऑफ नर्मदा के ही तट पे मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, इनका जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो इन द विंध्यंस एंड सतपुड़ा, यानी जो विंध्यंस पर्वत और सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी है उन पर भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि बैतुल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, सागर, दमोह, जबलपुर, मंडला और बालाघाट जैसा जो क्षेत्र है उसमें आपको ज़्यादातर यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, और जो आपका ब्लू ओरिजिन वाला क्षेत्र है यहीं पे इनकी ज़्यादातर प्रजाति यहाँ पे निवास करते हैं। ज़्यादातर इनके जो भी संबंधित गोंड समुदाय से हैं वो यहाँ पर रहते हैं। दोस्तों, जनरली जो गोंड समुदाय है वो स्पेशली आपको गोंडवाना के जो क्षेत्र है वहाँ से बेसिकली ओरिजिनाइट हैं, और जिनका जो ओरिजिन का एक अगर डेट की बात करें हम, हिस्टोरिकल डेट की, तो 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के बीच में ये लोग यहाँ पे आए थे। और उसके बाद 14th सेंचुरी में द सर्वाइवल पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया, यानी 14वीं शताब्दी में करीब मध्य भारत के कई भागों में इन लोगों ने शासन भी किया। और उसके अलावा दोस्तों, आपने इतिहास में अगर पढ़ा होगा तो प्लेस, टेम्पल, टैंक्स, इस तरीके के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो लड़ने वाले जनरली एक बेसिक हथियार हैं, वो हमें गोंड डायनेस्टी में ही देखने को मिले हैं। उसके बाद दोस्तों, गोंडवाना किंगडम आप सभी जानते होंगे कि टेल अबाउट लेट 16th सेंचुरी, और जो गोंड डायनेस्टी है उसमें जनरली जो किंगडम 4 किंगडम्स ने यहाँ पे रूल किया, जिसमें से घरा, मंडला, देवगढ़ और उसके बाद चंद्रा एंड केरला, इन जैसे जो डायनेस्टी एंड किंगडम हैं जो कि सेंट्रल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इनका प्रभुत्व था, काफ़ी ज़्यादा इनका सेंट्रल इंडिया में एक महत्व था। और खासकर दोस्तों, जो चांदा एंड केरला जैसे जो किंगडम हैं उनने काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल इंडिया पर अपना प्रभुत्व जमाया।
उसके बाद दोस्तों अगर ब्रिटिश पीरियड की बात करें तो फोर्थ सर्वाइवल इन द बैटल, उनने ब्रिटिश के साथ भी कई युद्ध लड़े, कई बैटल लड़े। और उसके अलावा अगर कंट्रोल हम करें तो मालवा का क्षेत्र इनके उस टाइम पे नहीं, मुगल्स पीरियड में इनने जो है कंट्रोल किया था। और ये जनरली फॉलो करते थे मराठास को। 1960-90 का जो मराठाओं का वॉर है उसमें इनने काफ़ी यहाँ पे साथ दिया था मराठा कम्युनिटी का, और मुगल्स के खिलाफ भी ये लोग लड़े थे। उसके बाद दोस्तों जो गौड़ समुदाय है या गौड़ जनजाति है, बेसिकली दिहोरगढ़, और दिहोरगढ़ में 1250 से लेकर 1751 ईडी तक इनने बेसिकली एक रूल किया, राज किया। अगर हम बात करें पहले गौड़ किंग की तो वो यहाँ पे आते हैं जदुराई, और उसके बाद डिपोज्ड बाय द कुलचुरी राजपूत एंड कैप्चर्ड बाय घारा एंड मंडला। ये सभी जो क्षेत्र हैं इनने कैप्चर किए हैं जादुराई किंग ने। उसके अलावा दोस्तों अगर सेकंड किंगडम की हम बात करें तो देवगढ़, जिसके अंतर्गत आप प्रेजेंट की अगर बात करोगे तो छिंदवाड़ा वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, उसको ही हम यहाँ पे देवगढ़ के नाम से जानते हैं। उसके अलावा दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भी यहाँ पे किंग जतवा, जो कि 15वीं सेंचुरी में इन्हें किंग जतावा में काफ़ी यहाँ पे रूल किया, जो कि महाराष्ट्र का नागपुर वाला जितना क्षेत्र है वो उसके अंतर्गत आता था। उसके बाद दोस्तों एक और सक्सेसर हुए हैं जिनका नाम था फॉर भक्त बुलंद शाह। इनने यहाँ पे कवर्ड किया था इस्लाम को, और जो कि फॉलोअर रहे थे औरंगजेब के टाइम पीरियड में इनने औरंगजेब का यहाँ पे साथ दिया। तो हम कह सकते हैं कि गौड़ जनजाति में कई ऐसे भी लोग थे जो कि दूसरे धर्म को मानने वाले भी थे और दूसरे धर्म को फॉलो भी वो कर सकते थे, जिसमें से आपको एक भक्त बुलंद शाह भी देखने को मिलेंगे। उसके अलावा दोस्तों अगर अराउंड सेम टाइम्स की हम बात करें तो देवगढ़ में आपका कराला, जो कि बैतुल मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, छिंदवाड़ा अमरावती डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, एंड दैट्स की किंगडम एंड सम ऑफ द फर्स्ट किंग नरसिंह राय। उसके बाद जो डिपोज हुए थे राजपूत रूलर्स में, यानी राजपूत ने के रूलर्स के साथ इन्हें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें से प्रमुख एक राजा थे नरसिंह राय जी। उसके अलावा दोस्तों गौंड अगर किंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन्हें इस्लाम धर्म धारण किया, भक्त बुलंद शाह, इनको एक स्टेबलाइज्ड माना जाता है नागपुर सिटी का, और जिनने मूव की थी कैपिटल देवगढ़ टू नागपुर, यानी देवगढ़ टू नागपुर अगर किसी ने कैपिटल सेटल की है या कैपिटल को शिफ्ट किया है तो वो भक्त बुलंद शाह हैं। उसके अलावा दोस्तों गौंड किंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनका प्रभुत्व रहा 18वीं सेंचुरी तक भी, जो कि एक राजा रघुराजी भोंसले जो कि एक वॉरियर थे। उसके अलावा भोंसला मराठा कैन द फर्स्ट एक्लेम द नागपुर केरला किंगडम एंड गौड़ा मंडला, और उसके अलावा जो आपका पेशवाज हैं उनके साथ भी इनने काफ़ी जो वॉर हैं, काफ़ी जो युद्ध हैं वो यहाँ पे लड़े हैं। और ज़्यादातर दोस्तों जो लास्ट गौंड अगर रूलर की बात करें तो इन्हें डिफीट किया मराठा को, जिनका नाम था नरहर शाह, और नरहर शाह ने मराठास का यहाँ पे साथ देते हुए 18वीं सेंचुरी की बात है, और अपना यहाँ पे जो प्रभुत्व है उनका धीरे धीरे समाप्त होने लगा। इनका एक जो हिस्टोरिकल पैरामीटर, हिस्टोरिकल रूल है, उसके बारे में हम यहाँ पे दर्शाते हैं। उसके बाद दोस्तों एक हिस्टोरिकल में इनका नाम मिलता है, जैसे रानी दुर्गावती डिफीट बाय बाज बहादुर एंड लेटेस्ट फाउंड द बैरियर्स अबव द अकबर एंड गवर्नर आसिफ खान द डॉटर इज द राजपूत किंग मैरिड द दलपत शाह, यानी राजपूत किंग की जो डॉटर है उसका यहाँ पे मैरिज किया दलपत शाह के साथ, जो कि रानी दुर्गावती ने जब डिफीट किया था राजा बाज बहादुर को। तो इस तरीके का जो गौंड ट्राइब का एक हिस्ट्री है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक महत्व रहा है गौंडों का पुराने इतिहास में, पुराने वर्चस्व में, और आज के दौर में भी उनका काफ़ी एक प्रभुत्व मिलता है। लेकिन दोस्तों अब ज़रूरत है इन्हें समाज की मुख्य धारा के अंतर्गत जुड़ने की, समाज की बेसिक क्वालिटी के अंतर्गत जुड़ने की। और सरकार के द्वारा जितनी भी मुहिम है, जितनी भी स्कीम है, उसका वो लाभ ले पाएँ, उसको वो समझ पाएँ, और हमारे आधुनिकता के दौर में वो भी उस मुख्य धारा में जुड़ सकें। उसके बाद दोस्तों अब हम समझते हैं कि भैया इकोनॉमिकल ऑक्यूपेशन इनका क्या रहा, यानी कौन कौन सी खेती करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, इसके बारे में हम जनरली डिस्कस
करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों संग्रहालय और शिकार एक काफ़ी इसका एक महत्व करते थे, यानी चीज़ों को एक गैदर करते थे और उसका हंटिंग भी करते थे। उसके अलावा अगर कल्टीवेशंस की बात करें तो ज़्यादातर जो राख यानी हम कहें धाइया जैसी खेती का यूज़ करते थे, धाइया खेती। और उसके बाद इस धाइया खेती के माध्यम से जो एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में कभी अगर आग लग जाती थी या इस तरीके का कोई कंट्रीब्यूशन होता था तो उसको भी ये काफ़ी ज़्यादा महत्व देते थे। उसके अलावा दोस्तों बॉम्बो और मुट्स की हंट की भी यहाँ पे खेती करते थे, जैसे बांस के पेड़ हो गए या बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको ये लोग युद्ध में भी यूज़ कर सकें और उनसे अपना जीवन यापन भी कर सकें। इस प्रकार की जो चीज़ें ज़्यादातर इनका जो सभी जानते हो कि गौंड जनजाति लड़ने में और वॉरियर्स तो है ही है काफ़ी, तो इनका ज़्यादातर जो उद्देश्य रहता था वो अपने अपने जो डिफेंस की चीज़ें हैं उनको कलेक्ट करना, उनको संरक्षित करना और उसी के माध्यम से आगे बढ़ना, आगे प्रोसीड करना। इनका काफ़ी ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन होता था। उसके अलावा दोस्तों कुछ सब ट्राइब्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगी, जैसे अगरिया जनजाति, प्रधान जनजाति, कोलाई भूता जनजाति, ओझा और सोल्हाज। अगर हम बात करें अगरिया की तो दोस्तों जनरली जो आयरन स्मिथ हैं उन्होंने यहाँ पे जो लाहौर वाला क्षेत्र है, जो माफ़ कीजिएगा लोहार जो जिन्हें हम बोलते हैं उनको हम एक अगरिया सब ट्राइब्स के अंतर्गत रखते हैं। और जो पुजारी होते हैं इनमें उनको हम कहते हैं प्रीस्ट यानी प्रधान। और जो डांसर या नृत्य करने वाले लोग होते हैं उनको हम कहते हैं कोयलम्बूता जो कि डांसर्स होते हैं। और ओझा कहते हैं हम तांत्रिक को। इस जनजाति में जनरली जो एक कर्म कांड है वो आपको ज़्यादातर चर्म देखने को मिलेगा, जिसमें तांत्रिक, पुजारी और इस तरीके के आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। अगर हम शोलाहस की बात करें उसको कहते हैं हम बढ़ई, जो कि एक बर्तन बनाना या फिर लकड़ी के जितने भी औजार हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना उनके अंतर्गत आते थे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भैया फेस्टिवल कौन कौन से मनाते हैं गौंड जनजाति वाले लोग। तो ज़्यादातर जो मढ़ई मेला इनका एक फेमस फेस्टिवल होता है जो कि सब ट्राइब्स और इसी के अंतर्गत ये लोग मनाते हैं। और मढ़ई मेला दोस्तों मोस्टली फेमस है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। उसके अलावा भी दोस्तों कई ऐसे मालवा का क्षेत्र है जहां मोरई ट्राइब्स यहाँ पे कई फेस्टिवल मनाते हैं जो कि इकोनॉमिक और सोशियो के लिए काफ़ी एक इम्पैक्टफुल होता है, जिससे अपना ये जो उनकी प्रकृति है, उनके डांसेस हैं, उनके स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी कलाकृतियाँ हैं, उनको ये लोग दिखाते हैं। और यहाँ पे गॉड्स सेक्रीफाइस यानी जो बकरी यहाँ का सेक्रीफाइस करते हैं, कई जो आप ट्राइबल गॉड्स होते हैं, उनके देवी देवता होते हैं, उनको खुश करने के लिए बहुत सारे ये जीवों की भी यहाँ पे बलि देते हैं, जिनमें जो बकरा इनका महत्वपूर्ण होता है। और जनरली जब ऐसे मेलों का ऑर्गेनाइजेशन होता है या जब ये लोग मेला लगाते हैं तब ऐसे जीवों का सेक्रीफाइस करते हैं। उसके अलावा भी दोस्तों एक दो और फेस्टिवल हैं, जैसे अगर हम बात करें नांग पंचमी, दशहरा, पोला कैटल्स, ये जैसे जो मेजर फेस्टिवल हैं ये लोग भी इनको काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। और जितनी भी हिंदू धर्म में जितने भी फेस्टिवल हैं जैसे होली, दिवाली, ये तो जनरली मनाते ही हैं और उसी बेस पे मनाते हैं जिस तरीके से इनका एक उत्साह है, इनका एक जो हमें घुमार देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम बात करें कि भैया केशलापुर जतारा जो कि एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है गौंड जनजाति का, जिसमें दो बैल होते हैं, बैलों को सजाया जाता है, बैलों को एक पूजा जाता है, उसके बाद उन्हें जोता, मतलब कई प्रकार से उनकी जो एक बैलों की सुरक्षा और बैलों की प्रति जो रिस्पेक्ट है ये लोग करते हैं कौशलापुर जतारा के फेस्टिवल में। उसके अलावा भी दोस्तों एक और वर्कशिप फेस्टिवल है जिसको हम कहते हैं नगोबा वर्कशिप एंड फेस्टिवल, जिसमें सांप की यहाँ पे पूजा करते हैं, सांप को यहाँ पे दूध पिलाते हैं। जिस तरीके से हम नांग पंचमी सेलिब्रेट करते हैं उसी प्रकार से ये लोग अपना करते हैं। अब थोड़ा सा हम गौंड ट्राइब्स के अंतर्गत कुछ सोसाइटियों के बारे में देख लेते हैं। जैसे 4 प्रकार की ट्राइब्स इनके अंतर्गत पाए जाते हैं जिसको हम सब कास्ट भी कह सकते हैं। जैसे राजगौड़, आपने सुना होगा दोस्तों राजगौड़ का नाम। राजगौड़ काफ़ी पॉपुलर और प्रसिद्ध गौड़ होते हैं जिनका काफ़ी मान सम्मान होता है हमारे समाज में भी। उसके अलावा दोस्तों मदिया गौड़ और जो ध्रुव गौड़ और काठोलवार गौड़, ये सभी जो ट्राइब्स हैं ये प्रमुख हैं गौड़ जनजाति की सब सोशल कास्ट के अंतर्गत। उसके अलावा दोस्तों कोडो और कुटकी
तो मीटर्स के नॉन द गौण फूड्स होते हैं जिनको स्टेबल फूड्स होते हैं, जिनको जनरली खाना पसंद करते हैं और उसको वो लोग खाते भी हैं, कोडू और कुटकी। इसके अलावा दोस्तों खाने में ये लोग चावल गोंडों का अति महत्वपूर्ण भोजन करते हैं, जिसे भी त्योहारों में समय समय पर खाना यहाँ पे पसंद करते हैं, जिनको हम चावल गोंडो भी कहते हैं। और ये लोग ज़्यादातर जो कुछ हल्का फूड्स होता है उनको प्रेफर करना ज़्यादा यहाँ पे पसंद करते हैं, जो कि त्योहारों में, फेस्टिवल में और इनके जो भी यहाँ पे जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको अपना एक डिस्ट्रीब्यूट और सभी बेसिस पर अलग अलग समुदायों में बांटने की कोशिश करते हैं। जैसे इनके 4 और भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब कास्ट में बांटते हैं। उसके अलावा अगर हम मैरिज की बात करें दोस्तों, तो मामा फुआ की लड़की के साथ इनकी यहाँ पे मैरिज हो जाती है, इनकी यहाँ पे शादी हो जाती है, जिनको हम एक सिंपल सी इनकी उसमें एक प्रथा का इसका नाम है, इसको कहते हैं हम दूध लौटावा प्रथा। यानी अगर मामा की लड़की और बुआ का लड़का ये दोनों मिलकर के यहाँ पे शादी इसमें कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों घर जमाई यहाँ पे लमसेना विवाह के माध्यम से होता है, जिसको घर जमाई यानी जो दूल्हा होता है वो पत्नी के घर में रहता है, उसको हम घर जमाई या लमसेना विवाह के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और विवाह होता है जिसको हम कहते हैं कि भैया गोतुल प्रथा। इस प्रथा के माध्यम से दोस्तों जो ट्राइब्स होती है बुल, पिग, आदि इत्यादि ये देने का काम करते हैं, अपनी बेटी को दान में देते हैं। बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे यहाँ पे बैल और दुनिया भर का जो दान दहेज है वो यहाँ पे देने का काम करते हैं गोतुहल प्रथा के अंतर्गत। और भी सारी दोस्तों प्रथाएं होती हैं जो कि इनकी विवाह पद्धति का एक मेन स्वरूप होता है, एक मेन इनका ढांचा होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझी होंगी, और आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।